कुछ बातें ऐसी होती है जो सबको बताई जा नहीं सकती और वो बातें बस बताने के तरीके में जो टेरर होता है उससे फील होता है। वैसे ही कुछ असल जिंदगी में हुए सच्चे घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ गॉड से कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ जिंदगी में कभी भी ना हो। आपने डार्क वेब के बारे में तो जरूर सुना होगा। बहुत लोग डार्क वेब इस टॉपिक को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि ये कितनी अच्छी चीज हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप डार्क वेब पे चले गए या फिर डार्क वेब पे जितने सारे क्राइम्स होते हैं उनमें से अगर आप एक क्राइम में भी फंस गए तो आपकी पूरी की पूरी जो सो कॉल्ड नॉर्मल बोरिंग जिंदगी है ये हेल बन जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी को नॉर्मल ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। यकीन करो, इस डार्क वेब के टेरर को मैंने अनुभव किया है और बहुत डीपली किया है जाकर। बहुत पहले जब इंडिया में इंटरनेट उतना ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं था, यानी 2016 के पहले, यानी जियो के पहले, तब भी डार्क वेब पे इंडिया के जो मेट्रो सिटीज है जहां पर तब भी इंटरनेट पेनिट्रेशन था, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन जगहों पर अच्छे खासे ग्रुप्स एक्टिव थे उस समय भी, साल 2013-14 में भी। आपने ये डायग्राम तो देखा ही होगा जिसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेट का जो पूरा एरिया है उसका बहुत बड़ा एरिया डार्क वेब है और जो हम नॉर्मली चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये कुछ भी नहीं है इंटरनेट के पावर का। यानी इंटरनेट क्या है अगर आप ये मेरे से पूछो तो इंटरनेट 80% ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और 20% ऐसी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। उन 80% पे जो चीजें हैं वो आप समझ ही गए होंगे, मुझे उसका टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सारी लीगल चीजें भी हैं और इल्लीगल चीजें भी हैं। तो बात यह है कि जो साफ सुथरा इंटरनेट आप अनुभव करते हो डे टू डे बेसिस पर, वो सिर्फ और सिर्फ 20% है और ज्यादातर आम लोगों को, हम जैसे नॉर्मल यूजर्स को क्या परवाह, हम तो बस थोड़ा मोड़ा यूज करते हैं और बस सो जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है एट द बैक एंड, उसका आइडिया बहुत कम लोगों को है और मैं चाहता हूं कि आपको उसका आइडिया लगे कि क्या है ये। जब आप डार्क वेब के जो ब्राउजर्स होते हैं उनको यूज करके डार्क वेब पे ब्राउज करते हो कुछ भी, तो उसका जो कैशे लोड होता है आपके कंप्यूटर में, सबसे पहले वो आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और जितने भी सो कॉल्ड इनकॉग्निटो ब्राउजर्स हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा स्टोर नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे कई केसेस कई कंपनीज के ऊपर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग गूगल क्रोम, जो कि ये प्रूव करता है और वो लोग फाइन पे भी किए हैं पकड़े जाने के बाद। और वो किए क्या थे पता है? वो इनकॉग्निटो में भी डेटा स्टोर किया करते थे। अब इसको वो इम्प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब कि आप किसी भी ब्राउजर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कोई डार्क वेब पे जाता है, इल्लीगल बंदूक सर्च करता है, यानी डार्क वेब को पता चल जाएगा कि आपको बंदूक का शौक है, तो आपका डेटा चला गया डार्क वेब में। डार्क वेब पे ऐसे कई लाइव स्ट्रीम्स चलते हैं जिस पर ना आप यकीन कर सकते हो, ना मैं, ना आपका कोई परिवार वाला। ऐसे कई लाइव स्ट्रीम्स चलते हैं जिसमें ह्यूमंस को खाते हुए दिखाया जाता है। मुझे ये सब बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, डार्क वेब पर ऐसे कई स्ट्रीम्स चल रहे होते हैं जिसमें ह्यूमन को खाते हुए, जैसे कि ह्यूमन कैनिबलिज्म कहा जाता है, उसको लाइव शो किया जाता है और लोग उसके लिए सुपर चैट करते हैं। यानी जो लाइव स्ट्रीम में पेमेंट्स होता है, ऐसी एक गंदी दुनिया, एक अजब दुनिया डार्क वेब पर मौजूद है। कई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब से ही डेटा लेकर कई लोगों को हायर करते हैं। क्या है कि डार्क वेब को वही एक्सप्लोर करते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों में। तो एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी और एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लोग यही मिलेंगे ज्यादातर आपको डार्क वेब पर। नहीं तो एक नॉर्मल इंसान तो डार्क वेब के बारे में जानता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है और लाइफ टाइम अवेयर होगा भी नहीं। आप जो सोच सकते हो, आपका माइंड किस हद तक जा सकता है, वो हद डार्क वेब पर अवेलेबल है। सरफेस वेब पर जो आप चीजें देखते हो वो कुछ भी नहीं है अगर उसको डार्क वेब से कंपेयर करें तो। और इन सब चीजों का मोटिव अगर आप देखोगे तो एक ही है, पैसा। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ सुपरनैचुरल भूतिया या फिर ऐसा कुछ जो एक्सप्लेन ना किया जा सके। डार्क वेब पे जो चीजें हैं, उनमें जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, उन सब का अल्टीमेट गोल जो लोग करवा रहे हैं उस सब चीजों को, वो है मनी, यानी पैसा। अब अगर कोई ग्रुप लड़कियों का व्यापार कर रहा है तो इसका एंड गोल पैसा है। कोई ह्यूमन कैनिबलिज्म करा रहा है तो जो लोग उस पे इंटरेस्टेड हैं वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इनको पे करते हैं ऐसे ग्रुप्स को, और ऐसे इनको फंडिंग मिलती है।
तो बात यह है कि अल्टीमेटली ये जो ब्लैक व्यापार है वही ज़्यादा एक्टिव है डार्क वेब पे। डार्क वेब को एक्सेस कैसे करें ये आप ना ही सर्च करो तो अच्छा है। डार्क वेब के बारे में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि डार्क वेब की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लास्ट 3 इयर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो लगभग 300% एक्टिविटी बढ़ी है डार्क वेब पे कॉमन नॉर्मल लोगों के द्वारा। डार्क वेब पे जो पोस्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वाले पोस्ट्स होते हैं, यानी जो इल्लीगल चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 2 पार्टी के बीच में। जैसे कि कई बायर्स साइबर क्राइम करने के लिए लोगों को हायर करना चाहते हैं, तो एस्टिमेटेड 60% ऑफ द डार्क वेब पोस्ट इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है। किसी को अगर साइबर क्राइम करना है तो वो अपने नहीं करते हैं बल्कि वो किसी से करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, और डार्क वेब पर यही कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको हायर करने के लिए या फिर किसी वेबसाइट को हैक करवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो साइन होते हैं। किसी भी कंपनी के डेटाबेस को या फिर किसी भी कंपनी का कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो बहुत हाई प्राइस में डार्क वेब पर सेल होता है। और डार्क वेब पर जो एड्स आपको दिखेंगे वो ऐसे नॉर्मल एड्स नहीं होंगे नॉर्मल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स के, बल्कि हैकर्स जो कि काम ढूंढ रहे हैं या फिर बायर्स जिनको कि हैकर्स चाहिए वैसे टाइप के एड्स ज़्यादातर डार्क वेब पर दिखते हैं। जो फ्रीलांसिंग वर्क है जो कि हम नॉर्मल इंटरनेट पर सुनते हैं, यानी कि अगर आपको जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग आता है तो आप किसी भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो, और अच्छे रिव्यूज आने पर तो वैसे भी क्लाइंट्स आने लगते हैं। तो इसको फ्रीलांसिंग वर्क कहा जाता है, यानी जो जब चाहे तब वर्क कर सकता है और पैसे कमा सकता है। लेकिन ये जो फ्रीलांसिंग को इन्वर्ट कर दे अगर हम, तो इसका जो डार्क साइड है यानी जो इल्लीगल फ्रीलांसिंग होता है वो होता है डार्क वेब पर। जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं वो डार्क वेब पर ही ओरिजिनेट होते हैं। और जैसा कि आप गेस कर लिए होंगे, सबसे ज़्यादा बूम जो डार्क वेब पर आया वो कोविड के बाद आया। कोविड में जब लोग घर में थे तो वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, तो ऑफ कोर्स डार्क वेब पर उनकी नज़र पड़ी। जिस तरह हमारे नॉर्मल वर्ल्ड का जीडीपी होता है, इकोनॉमी होता है, वैसे ही डार्क वेब पर भी एक काली इकोनॉमी होती है, काली जीडीपी होती है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि साइबर क्राइम ये जो फील्ड है जो कि डार्क वेब पर होता है, यानी बायर्स होते हैं जो कि हैकर्स को हायर करते हैं, ये जो इंडस्ट्री है ये करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है पूरे वर्ल्ड को। पूरे वर्ल्ड के डार्क वेब रेवेन्यू को अगर हम जोड़ दे तो डार्क वेब का जो कंटेंट होता है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, याहू या फिर कोई भी और सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाता है। यानी ये ज्यादातर पब्लिक के सामने से हिडन रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसलिए डार्क वेब के वेबसाइट्स का जो यूआरएल होता है वो रैंडम सीरीज ऑफ नंबर्स होता है जिसको कि बहुत लोग नॉर्मली याद नहीं रख पाए। डार्क वेब इल्लीगल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को आपको जानने की ज़रूरत है। डार्क वेब को एक्सेस करना इल्लीगल नहीं है, डार्क वेब इटसेल्फ लीगल है, लेकिन उसमें जो काम होते हैं वो इल्लीगल है। जिस तरह आपको याद होगा पहले टॉरेंट वेबसाइट्स हुआ करते थे, तो जो ये बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल है, पीयर टू पीयर शेयरिंग, ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लीगल है, फाइल शेयरिंग, पीयर टू पीयर शेयरिंग। लेकिन इससे 80 to 90% मूवीज और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शेयर होते हैं, ये दूसरी बात है। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ लीगल है, लेकिन उस पर जो शेयर हो रहा है वो इल्लीगल है। वैसे ही जो डार्क वेब की टेक्नोलॉजी है वो लीगल है, लेकिन इसको बहुत ही गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी डार्क वेब के बारे में। बाकी इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। मैंने इंडिया में बहुत सारे होटल्स को एक्सपीरियंस किया है। हर मेन लोकेशन का एक टॉप क्लास होटल में मैं जा चुका हूँ, उसको अनुभव कर चुका हूँ। जब भी आप किसी होटल में जाओगे तो आपको 2 तरह की फीलिंग आएगी। जो फ्रंट रिसेप्शन वाली डेस्क होगी, या तो वो बहुत वेलकमिंग होगी, यानी आपको बहुत वेलकम फील होगा कि अरे ये तो अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं, और आपका दिल से स्वागत करते हुए आपको एक फीलिंग आएगी कि ये लोग आपको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं एज अ कस्टमर। और दूसरा वो होटल जिसके अंदर अगर आप जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा कि क्या होटल, ये होटल खोल के बैठ गया है, ये ना रिसेप्शन वाला ठीक से बात कर रहा है, ना कोई फोकस कर रहा है मेरे पे, बस होटल खोल के बैठ गया है, बिजनेस करना इनको आता ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग। तो ये 2 टाइप्स के होटल होते हैं, सही नहीं।
तीसरा टाइप आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मूवी में आए हो। और इतने सारे लगभग 200 से ज़्यादा होटल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको एक ऐसा होटल का अनुभव बताना चाहता हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आई थी। वो एक मोटेल था। मैंने अपने बाइक को बाहर पार्क किया और रिसेप्शन में गया। वहाँ पर एक बहुत ही ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, एक बूढ़ी औरत, और वो बहुत अजीब एक्ट कर रही थी। ऐसा होता है ना, किसी किसी जगह पर आप जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा बहुत अजीब टाइप का, कोई कारण नहीं होता लॉजिकल, लेकिन एक वाइब आने लगती है कि ये जगह कुछ अजीब है, यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकलते हैं, छोड़ो यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो वैसे ही कुछ था और वो जगह था बहुत सुनसान, दूर दूर तक होटल नहीं था और मेरे को करीब 100 किलोमीटर आगे जाना पड़ता एक नेक्स्ट बड़े होटल में जाने के लिए। और रात के करीब 11:15 11:30 बज गए थे और मैंने सोचा कि मैं इसी मोटेल को ले लेता हूँ। वहाँ पर और सिर्फ 2 बाइक्स पार्क थे और वो होटल करीब 20 रूम का एक छोटा सा होटल था। स्पेसिफिकली बोलूँ तो मोटेल था, जो कि होटल ही होता ऑफ कोर्स। तो मैं उस फ्रंट रिसेप्शन में जो बैठी हुई थी ओल्ड लेडी, उसके पास गया। पहले तो मैं इंटर किया तो एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई थी। ऐसा लगा मुझे कि उसको कोई डिजीज होगा, मे बी वियर्ड एक्ट कर रही है। उसके बाद मैंने उसको अपना डेटा दिखाया कि मैंने ये बुक किया है और उसके बाद वो कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने लगी। वहाँ पर बगल में एक बूढ़ा इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था रात के 10 बजे और वो मेरे को एक अजीब तरह से देख रहा था। ऐसा नहीं कि मेरे को वो जानता था, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे कोई था नहीं पहली बात, और वो अजीब तरह से देख रहा था। ऐसा जो मूवी का सीन होता है ना, ऐसा क्रीपी टाइप का, जिसमें एक वियर्ड नज़र से देखते हैं एक ओल्ड पर्सन और बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, कुछ ऐसे ही लगा। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ से चल जाना चाहिए, बहुत अजीब एक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे को लेके। तो मैंने उनसे पूछा भी, क्या आप मेरे को जानते हो, मेरे को आप कहीं पे देखे हो? तो उन्होंने ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ ऐसे मुंडी डोलाया, ना कुछ आवाज नहीं निकल रहा था उन दोनों के मुंह से। फिर उन्होंने मेरे को चाबी दिया तो मुझे लगा कि मे बी उनको कोई वॉइस की प्रॉब्लम होगी या फिर वो बोलते नहीं होंगे। उसके बाद मैं उस रूम में गया। रूम में जाते ही एक अजीब सी स्मेल आई। जब आप सड़क में ट्रैवल करते हो तो किसी जानवर की डेड बॉडी होती है तब कैसी स्मेल आती है, वैसी बिल्कुल स्मेल आ रही थी। तो मुझे लगा कि ये मोटेल उतना एक्टिव नहीं है तो इसलिए मे बी ऐसा स्मेल आ रहा होगा। उसके बाद मैं रूम के अंदर चला गया और डायरेक्टली थकान के चलते मैं हाथ पैर धोकर बेड पे बैठ गया। जैसे मैं बैठा वैसे ही मुझको ऐसा फील हुआ कि ये बेड कुछ ज़्यादा ही, ऐसा लग रहा था कि ये कोई यूनिक बेड है क्या, क्योंकि बैठने पे ही मेरे को ऐसा कुछ बाउंसी टाइप का फील हुआ। ऐसा लगा कि बेड के अंदर कुछ वाटर टाइप का मौजूद है, कुछ बच्चों का बेड होता है वैसा टाइप का, कुछ लिक्विड टाइप का फील हो रहा था। उसके बाद मैं उठा वहाँ से और फिर मैं ऐसे बेड को पूरी तरह से जांच करने लगा कि ये है क्या। फिर मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि कोई यूनिक टाइप का बेड होगा, तो फिर मैं ऐसे लेट गया और फिर मैं धीरे धीरे नींद में जाने लगा। फिर लेट कर जैसे ही मेरा नाक बेड पे ऐसे नाक टच हुआ लेटते समय, जो ऐसे हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये गंदी स्मेल बेड के अंदर से आ रही है। फिर मुझे सही में लगा कि ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं आना चाहिए था मेरे को यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि मैं रात को इनको बिना बोले ही निकल जाता हूँ। मैं तय किया उसी टाइम निकलने का और मैं तुरंत अपना कोट पहन लिया और बेड को एक बार ऐसे उठा कर देखा। उस बेड के नीचे एक बकरी मौजूद थी और बहुत सारे चिकन्स मौजूद थे। अब मुझे ये देखकर समझ नहीं आया कि कोई होटल वाला ऐसा क्यों करेगा भला। ऐसा क्या लॉजिक, क्या रीजन हो सकता है कि कोई अपने कस्टमर के बेड के नीचे ये रखे। ये देखते ही मैं कुछ भी वेट नहीं किया, तुरंत दौड़कर बाहर निकलकर अपना बैग उठाया, चाबी लिया, बाइक स्टार्ट किया और निकल गया वहाँ से। ये टाइम मैं आज तक नहीं भूला, ना कभी भी भूल पाऊंगा। मुझे तो मन कर रहा है कि उस होटल का नाम पब्लिक कर दूं आप लोग सबके सामने, लेकिन ये सही नहीं है पब्लिक करना ऐसे, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि वो ऐसा क्यों किए। क्या उनकी कोई गलती थी या फिर क्या था ये एग्जैक्टली इतना वियर्ड अनुभव। तो मैं सिर्फ ये जो लॉ अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट किया। चाहता तो हूँ आप लोग के सामने भी उस होटल का नाम बताने, लेकिन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे किसी भी पब्लिक प्लेस को हम डायरेक्टली डिफेम नहीं कर सकते विदाउट इन्वेस्टिगेशन। इतने सारे होटल्स में से ये जो अनुभव है इस प्लेस का, ये अनफॉरगेटेबल है। मैं ट्रैवल कर रहा था बंगाल से दिल्ली। बंगाल से दिल्ली का जो रूट है
वो फेयरली सिंपल रूट है जो एशियन हाईवे नेटवर्क है, जिसे कि भारत में एनएच भी कहा जाता है। उसका एक स्ट्रेट रूट मौजूद है बंगाल से दिल्ली तक, और दूसरे साइड बंगाल से चेन्नई तक, और चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से दिल्ली। और ये काफी सेफ रूट माना जाता है। लेकिन सेफ्टी की बात तभी आती है जब आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो। अक्सर रात में, और स्पेशली देर रात में जब आप ट्रैवल करते हो तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। आपको शायद इसके बारे में अवेयरनेस ना हो, लेकिन ये जो टेरर का बिजनेस है ये इंडिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों या फिर अरबों रुपए तक भी जाता है। ऐसे कई ग्रुप्स होते हैं जो रात में हाईवेज पर एक्टिव रहते हैं, और उनके चंगुल में 100 में से एक गाड़ी तो आ ही जाती है एक दिन में। तो मैं ट्रैवल कर रहा था देर रात, और हाईवे के उस पोर्शन में कोई लाइट्स भी मौजूद नहीं थी। अक्सर आपको हाईवे पे लाइट्स तभी दिखेंगे जब कोई मेन एरिया या फिर कोई इंपॉर्टेंट शहर से आप गुजर रहे होगे। बाकी पूरे हाईवे में गाड़ी के लाइट से ही काम चलाना पड़ता है, एटलीस्ट अभी के समय में। तो मैं बढ़ रहा था और रात के 2 बज रहे थे। मैं नॉन स्टॉप ड्राइविंग का प्लान बनाया था और गाड़ी में मैं बिल्कुल अकेला था। कार करीब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा, और अचानक से मैंने देखा कि मेरे शीशे पर किसी ने अंडा फेंका। अब सबसे पहली बात, आप अपने आसपास के सारे लोगों को ये बात बता देना कि जब भी आप ड्राइविंग करो और रोड के बीच में गाड़ी के बैक वाले शीशे या फिर आगे वाले शीशे पर कोई एग यानी अंडा फेंके तो भूल कर भी मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये एग फेंक कर ही टारगेट करते हैं। क्या है कि अगर एग विंडशील्ड पर फेंक दिया जाए तो सबसे पहला हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि हम वाइपर को ऑन कर देंगे। लेकिन मेन बात है कि अगर अंडा फेंका हुआ है और अगर आप वाइपर को ऑन करते हो तो वो और भी ज्यादा फैल जाता है और आपका व्यू और भी ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, और फिर आपको बीच में गाड़ी रोकना ही पड़ेगा उसको कपड़े से या फिर किसी और चीज से साफ करने के लिए। इसलिए अगर अंडा आ जाए विंडशील्ड के पास तो हमें रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक सोल टूल होता है जो कि वो ग्रुप्स यूज करते हैं गाड़ी को रुकवाने के लिए। लेकिन मैं नहीं रुका, और मैं आपको कैसे बताऊं, मैं गाड़ी को तेज किया और बहुत ज्यादा तेज किया, और करीब 40 किलोमीटर बाद जाकर मैं रुका जब एक इम्पोर्टेंट शहर का मोड़ आया तब। लेकिन रुकने के बाद ही तो मेन घटना शुरू हुई। जैसे मैं गाड़ी रोका और कपड़े से क्लीन करने के लिए बाहर उतरा, मैंने देखा कि मेरे गाड़ी के 100 मीटर पीछे ही 4 बाइक वाले रुक गए। और उस समय जो टेरर, जो खौफ मेरे मन में था वो मैं कैसे बताऊं आपको। मैं जल्दी से अपने गाड़ी में वापस बैठा, और जो हम एड्स में देखते हैं, कार के एड्स में कि 0 to 100 in 3 seconds 4 seconds, लिटरली मैं वैसे ही एक्सीलेटर को प्रेस करके जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाया, और उसके बाद मैं रुका ही नहीं करीब 100 किलोमीटर तक। फिर हाईवे में जो लेट नाइट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मैं उनके गाड़ी के पास रुका और एक फुटेज सबमिट किया उनको, जो कि मेरे गाड़ी के डैश कैम में मौजूद था। मेरे गाड़ी के आगे एक डैश कैम लगा हुआ है, फ्रंट डैश कैम और बैक डैश कैम भी, और वो फुटेज मैं पुलिस को सबमिट कर दिया। मैंने पुलिस से ये भी कहा कि क्या मैं इसे पब्लिकली अपने चैनल पर शो कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक हम इन्वेस्टिगेट ना कर ले तब तक आप इसको शो ना ही करें तो अच्छा है, तब तक उस क्लिप को कॉन्फिडेंशियल रखें। लेकिन मैं उस क्लिप को आप लोगों के सामने जरूर रिलीज करूंगा जब अथॉरिटीज मेरे को उसकी परमिशन दे दे तब, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दे ही देगी। तो ये है एक हाईवे हॉरर इंसिडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको जानता है तभी वो ऐसा करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये रैंडम गाड़ियों को टारगेट करते हैं, और ये अनलकीली मेरा ही गाड़ी निकला। शायद उनको पता नहीं था कि मेरे गाड़ी में डैश कैम भी मौजूद है, और वो भी 4K डैश कैम, जिसके चलते होता ये है कि रात हो या दिन हो और चाहे कोई फेस कितना भी दूर मौजूद हो, वो इतनी हाई क्वालिटी का डैश कैम है कि वो साफ साफ सारे फेसेस को कैप्चर कर लेता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं वो अक्सर फेस पर मास्क लगाकर चलते हैं, इसलिए डैश कैम का कोई खास फायदा होता नहीं है। और जो लोग ऐसे हाईवेज पे काम करते हैं उनका जो बाइक का नंबर प्लेट होता है, या तो नंबर प्लेट नहीं रहे या फिर नंबर प्लेट फेक होता है, नहीं तो नंबर से कोई भी गाड़ी की डिटेल निकल जाएगी, किसी भी ऐप पे आप देख पाओगे। लेकिन ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं इनकी गाड़ियों का नंबर अगर आप एप्स में डालोगे या फिर सरकारी वेबसाइट पे डालोगे तो आपको नो डेटा फाउंड दिखेगा, क्योंकि ये रियल होते ही नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जानने को मिले होंगे जिसका कि आप खुद इस्तेमाल कर सको और आप कभी ऐसे प्रॉब्लम्स में ना पड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।